पूरा ध्यान बोर्ड पर, और अभी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत मजा आएगा पढ़ के। मुझे पता है पानी नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं, मेरा भी सेम कंडीशन है। सुनिए बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, उसका नाम है कैपेसिटी ऑफ लंग्स। और बेटा पिछले 2-3 सालों से नीट यूजी के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का बेटा आने के चांसेस इंक्रीज हुए हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एक बार यहां ध्यान दो। थोड़ा मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास को बेटा समझा देता हूं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वॉल्यूम ऑफ लंग्स। जब मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ लंग्स पढ़ाया था ना, तो आप याद करो कि मैंने आपको 4 टाइप का वॉल्यूम समझाया था। एक बोला था टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। किसी एक वैल्यू को आप लोग क्या नाम दिए थे? टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद आपने किया फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आपने जो एडिशनल एयर को इंस्पायर्ड किया बियॉन्ड टीबी, उसको क्या नाम दिया था? आईआरवी। सबको याद है ना? इसके बाद था ईआरवी, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आपने जिस एडिशनल अमाउंट को एक्सपायर्ड किया बियॉन्ड टीबी, उसको क्या बोले थे? ईआरवी। और एक था रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारा कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाता। वो कभी भी एल्वियोलाई से बेटा नेवर एंड नेवर एंड नेवर एक्सपायर्ड फ्रॉम एल्वियोलाई, उसका नाम था रेजिडुअल वॉल्यूम। सबको पता है? अब ध्यान रखना, बोर्ड पर इधर आ जाओ बेटा। इसके बाद मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बेटा कैपेसिटी ऑफ लंग्स। देखो बेटा, एक वर्ड का मतलब जान लो, कैपेसिटी। कैपेसिटी किसको बोलते हैं? आई थिंक आप समझ गए। जैसे मैं कहूं आपसे कि मेरा कैपेसिटी 4 किलोमीटर रनिंग का है, मेरा कैपेसिटी इतना खाना खाने का है। मींस कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम अमाउंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। सुनना बेटा, मैक्सिमम नंबर या बेटा क्या बोल दो? मैक्सिमम अमाउंट। अब सुनिए बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहली कैपेसिटी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और देखो बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को आप लोग बोलोगे आईसी। देखो बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मींस क्या हुआ? आप मैक्सिमम कितना इंस्पायरेशन कर सकते हो, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर्ड, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप मुझे बताओ, आप कौन कौन से वॉल्यूम को इंस्पायर्ड कर सकते हो? एक तो टीवी, यस और नो, और इसके अलावा एक और था आईआरवी, यस और नो। मींस मैं फॉर्मूला यदि डेराइव करूं, देन आईसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी। नहीं आया समझ? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मींस मैक्सिमम एयर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर्ड। तो आप सबको पता है, एक तो हम इंस्पायर करते हैं टीबी में, और एक किस्म करते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, मतलब आईआरवी। मतलब बेटा आईसी क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन क्या
इंस्पायर्ड, और बेटा उसी का नाम क्या होता है? ईसी, सॉरी आईसी। मतलब आईसी इजकल टू टीवी प्लस IRV, ये इसका फॉर्मूला आ गया। यदि बेटा वैल्यू आप निकालो तो टीवी की वैल्यू आप सबको पता है 500 ml, और IRV की वैल्यू बेटा 2500 ml टू 3000 ml। तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी 3000 ml टू 3500 ml। ऐड करना तो जानते हो ना, इसको मिनिमम में भी ऐड करेंगे और मैक्सिमम में भी ऐड करेंगे, तब रेंज निकलेगा। इतनी मैथमेटिक्स मुझे आती है जितनी आपको ज्यादा आती होगी, मुझे इतनी आती है। तो एक कौन है बेटा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद सेकंड नंबर की बेटा कैपेसिटी जो है, इधर ध्यान दीजिए, उसका नाम है बेटा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सुनिए जरा, यदि बेटा मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का बात करूं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ईसी। जब बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर को आप लोग क्या बोले? आईसी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर। भाई साहब किस किस में बाहर निकाल सकते हो? टीवी में और ईआरवी में, सबको पता है ना। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, बोलो ना जरा, विच कैन एक्सपायर्ड। भाई साहब उसी का नाम क्या होता है? ईसी। मतलब ईसी इजकल टू टीवी प्लस ईआरवी। यस और नो? यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो ये तो 500 और ये 1000 से 1100 ml, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 1500 ml टू 1600 ml। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बेटा, ये जो हमारी टू कैपेसिटी हैं, इनके बारे में तो एनसीईआरटी थ्योरी आपको लिखती है, लेकिन इसके अलावा बेटा 3 कैपेसिटी और हैं। उनमें बेटा 2 मेन हैं। एक का नाम है फंक्शनल कैपेसिटी और एक का नाम होता है वाइटल कैपेसिटी। उन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बताएंगे कि आईसी और ईसी समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ, सुनिएगा जरा। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर की जो कैपेसिटी है उसका नाम है बेटा फंक्शनल कैपेसिटी। देखो बेटा, इसके बारे में कोई थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा कि फंक्शनल कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखो बेटा जी, हम यदि नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन, तो इन नॉर्मल कंडीशन में हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। यस और नो? करते हैं कि नहीं करते? बोलो। नॉर्मल कंडीशन में हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। मतलब टीवी को ही तो हम अंदर ले रहे हैं और टीवी को ही हम लोग कहां निकाल रहे हैं? बाहर। क्या आप नॉर्मल ब्रीदिंग में फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो? नहीं। तो आईआरबी अभी हमारे लंग्स के कहां है? अंदर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कुछ? और आरबी तो हमेशा लंग्स के अंदर होता ही है। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर कौन कौन रह गया? ईआरवी और आरवी। क्योंकि इस देखो, नॉर्मल सांस अंदर ली, नॉर्मल बाहर निकाला, इसके बाद अभी ईआरवी को और आप बाहर निकाल सकते हो। क्यों बाहर निकाल सकते हो? वो अंदर है तो ही तो बाहर निकाल सकते हो। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग। आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी एल्वियोलाई में
एक ERV होता है और एक RV होता है। इसका मतलब ये दो ही वो वॉल्यूम है जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए या हमारे फंक्शंस के रेस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो आप? मतलब FC इक्वल टू ERV प्लस RV। यह फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, फंक्शनल कैपेसिटी मतलब हमारे फंक्शन के लिए, हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए जो वॉल्यूम रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब सुनो, आप नॉर्मल सांस लो, सब लो, लिया, नॉर्मल सांस बाहर निकालो। अभी लंग्स के अंदर कौन कौन रह गया है? ERV और RV। तो बेटा आपकी बॉडी में जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो रहा है, वो इन दोनों का ही तो पार्ट है। यस और नो? तो आपके लिए फंक्शन के लिए इनडायरेक्ट वे में ये टू ही वॉल्यूम तो रेस्पॉन्सिबल है। देन क्या हुआ? FC इक्वल टू ERV प्लस RV। नहीं आया समझ? अब सुनो, एक और है बेटा जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है बेटा? सुनिएगा जरा, इसको बोलते हैं VC। ये वो है बेटा जो हमारे लिविंग स्टेज का प्रूफ है कि हम जिंदा हैं। सुनना बेटा, वाइटल का मतलब होता ही लिविंग ही है। आप लिविंग स्टेज में जब हैं तो कौन कौन से वॉल्यूम को या कौन कौन से वॉल्यूम के साथ आप इंटरफेयर कर सकते हैं? यदि मान लो आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हो तो क्या ये आपके लिविंग होने का प्रूफ नहीं है? बिल्कुल है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो मतलब टीवी के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो क्या नॉर्मल ब्रीदिंग आपके लिविंग होने का प्रूफ नहीं है? आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, क्या यह आपके लिविंग होने का प्रूफ नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन RV का लिविंग होने से और डेड होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि बेटा अमाउंट ऑफ एयर which is never expelled from alveoli, that is RV। मतलब वाइटल कैपेसिटी का RV के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब मैं बोलूं कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV TV प्लस IRV। अब सुनो बेटा, ये मैंने आपको समझाने वाला वे बता दिया, लेकिन इन दोनों को बेटा आप कभी मत भूलना, क्योंकि इनमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट एक बात आप यहां ध्यान रखो, एक निमोनिक याद रख लो। एक निमोनिक है बेटा, उसका नाम होता है फेर वेटी। एफ से बन जाएगा फंक्शनल कैपेसिटी इक्वल टू ERV प्लस RV। V से बन जाएगा वाइटल कैपेसिटी ERV प्लस TB प्लस IRV। इसको आप याद रखना, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। फंक्शनल कैपेसिटी इक्वल टू फिर ERV प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू ERV TB IRV। नहीं आया समझ? अब सुनना बेटा जरा, इसके बाद एक और कैपेसिटी आप पढ़ लो और उसका नाम है बेटा, कौन सी है बेटा? ये 5th नंबर की, उसका नाम है टोटल लंग्स कैपेसिटी। सुनिएगा बेटा जरा, इसको बोलते हैं TLC। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब यह है कि आपके लंग्स के अंदर टोटल कितना अमाउंट एयर का प्रेजेंट हो सकता है। तो टोटल में तो आप सारे वॉल्यूम को जोड़ दो, यस और नो? मतलब TLC इक्वल टू IRV प्लस TB प्लस ERV प्लस RV। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को?
अब सुनिए बेटा, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, सुनना जरा। इफ ए हेल्दी पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, amount of air which is expired from alveoli, amount of air which is present in lungs, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस ऐसी थ्योरी पढ़ने से सॉल्व नहीं होते। उसके लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा एक तरीका जो दुनिया की आपको किसी भी बुक में नजर नहीं आएगा, इसलिए उसमें को मैं लिखूंगा डॉक्टर रविंद्र स्पेशल। वो क्या है बेटा, इधर ध्यान दो, पूरे बच्चे इधर सुनेंगे मुझे 5 मिनट, और उसके बाद बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं, यदि आप कर पाओ तो करके देख लेना, है ना। चलो क्वेश्चन कैसे आया। इफ ए हेल्दी पर्सन, मेरे साथ क्वेश्चन को लिख भी लो आप, परफॉर्मिंग expiration after forceful inspiration, after that amount or volume of air which is expired and amount of air which is present या accommodated in lungs, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सुनना जरा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, बहुत मजा आएगा पढ़ के। आओ बेटा आप बैक साइड कि इधर ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बेटा मैं आपको एक डिब्बा बना रहा हूं और मान लीजिए ये आपका लंग्स है। बोले सर ऐसा तो लंग्स नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, मेडिकल कॉलेज में जाके देख लेना। इधर सुनो बेटा, मान लो ये लंग्स से आपका एल्वियोलाई है, इसके बेटा बॉटम में सबसे नीचे जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है आरवी। ऐसा होता नहीं है बट आप मान लो थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ईआरवी। इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है बेटा उसका नाम होता है टीवी, और सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है आईआरवी। यही तो बेटा लंग्स के फिल होने का सीक्वेंस है, और यही बेटा लंग्स के वैकेंट होने का सीक्वेंस है। कैसे मैं आपको बताऊं। मान लो मैं आपसे कह दूं कि आपके लंग्स के अंदर आईआरवी प्रेजेंट है, तो आप समझ जाना कि यदि आईआरवी प्रेजेंट है ना तो कौन भी प्रेजेंट होगा, टीवी। कौन भी प्रेजेंट होगा, ईआरवी। कौन भी प्रेजेंट होगा, आरवी। क्योंकि आईआरवी तो सबसे टॉप पर आ रहा है। समझ रहे हो आप। मैं कह दूं कि आपके लंग्स में टीवी प्रेजेंट है तो अकेला टीवी नहीं है भाई साहब, कौन भी है, ईआरवी। कौन भी है, आरवी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक इंसान ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन आईआरवी आता है, यस और नो। तो उसके एल्वियोलाई में या उसके लंग्स में आप केवल आईआरबी मत समझना, क्योंकि आईआरबी आएगा उससे पहले कौन भी आएगा, टीवी।
उससे पहले कौन भी आएगा? ERV, और RV तो अंदर रहता ही है। मैं कह दूं आपसे कि एक हेल्दी पर्सन ने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो उसका लंग्स अभी कहां तक भरा हुआ है? टीवी तक। बट वहां पर अकेला टीवी नहीं है, वहां पर ERV भी है और RV भी है। नहीं आया समझ? मैं कह दूं कि एक हेल्दी पर्सन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो कौन बाहर भागेगा? ERV। बट अकेला नहीं, इसके ऊपर जितने भी होंगे उन सबको साथ लेकर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैं 4 क्वेश्चन आपको बोलूं, एग्जाम्पल समझना कि एक इंसान ने किया फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब वो IRV को ले आया। IRV अकेला नहीं आएगा, लंग्स उसका फुल भर चुका है, मतलब वहां पर टीवी भी है, ERV भी है और RV भी है। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद वो आदमी कर रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। किसको भगा रहा है? ERV को। तो कौन कौन बाहर गया? ERV अकेला बाहर नहीं गया, IRV भी गया, टीवी भी गया और ERV भी गया। अरे नहीं आया समझ? सुनो बेटा, फिर एक बार सुन लो आप। चलो मैं प्रैक्टिकली प्रूफ भी कराऊं इसको। ताकत से सांस खींचो, खींचो सारे बच्चे, खींचा। अभी सांस को छोड़ो। ERV गया, नॉर्मल छोड़ा, टीवी गया, नॉर्मल छोड़ा है ना, ताकत से और बाहर फेंको, ERV गया। नहीं आई बात समझ में? मतलब IRV आ गया ना भाई साहब, लंग्स फुल भर चुका है। मतलब उस लंग्स के अंदर या उस एल्वेलाई में टीवी भी है, ERV भी है और RV भी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बेटा? अब क्वेश्चन को देखना, आप इधर आओ। इफ ए हेल्दी पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ओहो फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है मेरे बेटा, आप समझ गए होंगे। अरे किसको ले आया ये? IRV को। अकेला आएगा क्या? नहीं, इससे पहले कौन भी आ गया होगा, इससे पहले कौन भी आ गया होगा, और इससे पहले कौन भी आ गया होगा? RV। यस और नो? इसके बाद ये क्या कर रहा है? एक्सपायरेशन। जब कोई बेटा जानकारी ना हो तो हम मानेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन। बेटा किसको भगा रहा है ये? टीवी को, क्योंकि नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, टीवी। यस और नो? ओ बेटा, ये एक्सपायरेशन में टीवी को बाहर भेज रहा है। क्या टीवी अकेला बाहर जाएगा? नहीं जाएगा बेटा। टीवी यदि बाहर जाएगा तो किसको भी बाहर लेके जाएगा? IRV को। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आया समझ? तो बेटा प्रेजेंट इन लंग्स, ओ मुझे बोल दो ना जरा, कौन कौन अंदर रह गया? एक रह गया ERV और एक कौन रह गया? RV। कितने लोगों के क्वेश्चन समझ में आया और कितनों की नहीं आया? जिसके नहीं आया वो हाथ पर खड़ा करे, दोबारा पढ़ाऊंगा। एक सुनिएगा जरा, इधर ध्यान दो। आओ बैक स्लाइड पे। मैंने बोला कि लंग्स के अंदर सबसे नीचे कौन रहता है? ERV। इसके ऊपर सबसे नीचे RV, फिर ERV, टीवी और IRV। मैंने आपको कहा कि यही तो लंग्स के फिल होने का सीक्वेंस है और यही लंग्स के वैकेंट होने का सीक्वेंस है। मतलब यह समझ लो कि यदि आपके लंग्स में IRV प्रेजेंट है तो कौन भी पहले आ चुका होगा? टीवी। कौन ही पहले आ चुका होगा? ERV। कौन ही पहले आ चुका होगा? RV। अब मान लो आप में से कोई भी किसी भी वॉल्यूम को यदि बाहर भेजे, यदि आप ERV को बाहर भेज रहे हो तो ERV अकेला बाहर नहीं जाता, इसके ऊपर जितने भी होते हैं ना, इन सबको बाहर लेकर जाता है। नहीं आया समझ? अब सुनो इधर, क्वेश्चन सुनना।
इफ ए हेल्दी पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब वो पहले क्या कर चुका है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है मतलब वो किसको ले आया? आईआरवी को, क्योंकि फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन आता है बेटा? अरे बोलो ना, आईआरवी को लेके आया तो टीबी भी आ चुका होगा, ईआरबी भी आ चुका होगा और आरबी भी आ चुका होगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम बाहर निकलता है वो कौन होता है? टीवी। मतलब किसको बाहर भेज रहा है? टीवी को। अकेला थोड़ी बाहर जाएगा ना, आईआरबी को भी लेके जाएगा और खुद भी जाएगा। तो एक्सपायर्ड तो कौन हुआ? टीबी प्लस आईआरबी। और बेटा लंग्स के अंदर कौन रहा? ईआरबी प्लस आरबी। यहां तक समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं जिपमेर के क्वेश्चन से ऐड करूंगा। पूरा ध्यान बोर्ड पर, बहुत मजा आएगा पढ़ के। ध्यान बोर्ड पर ही है ना? चलो एक थोड़ा स्लाइड और बदल देता हूं। एक बार इस स्लाइड को और गौर से देख लो। देख लिया स्लाइड गौर से? चलो देखो अब इधर सुनना बेटा जी। इफ ए हेल्दी पर्सन, पूरा ध्यान बोर्ड पर। अरे हाथ हटा, खोपड़ी से क्यों लगा रहा है? इधर ध्यान दो। इफ ए हेल्दी पर्सन, वो मैं बोलूंगा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। इफ ए हेल्दी पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आफ्टर दैट amount of air which is expired from lungs and amount of air which is present in lungs respectively represent IC and FC। ट्रू है कि फॉल्स है? ओहो हो, दिक्कत आ गई। सुनो, नहीं है फॉल्स। सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ एयर which is expired from lungs, amount of air which is present in lungs respectively represent IC and FC। जो एक्सपायर्ड हुआ है क्या वो टीबी प्लस आईआरबी नहीं है? और हमको पता है बेटा कि टीबी प्लस आईआरबी इक्वल टू आईसी। नहीं है क्या? और जो एयर एक्सपायर्ड हुई है बेटा वो है ईआरबी प्लस आरबी। और वी नो वेरी वेल ईआरबी एंड आरबी इक्वल टू एफसी। नहीं आया है समझ? नहीं आया है समझ? अरे कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ा? डॉक्टर साहब कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत दोबारा बताता हूं। क्वेश्चन से घबरा तो नहीं रहे ना? अरे धज्जियां उड़ा के पटक देंगे। काय के क्वेश्चन? हमारे सामने क्वेश्चन आगे रोएगा, कहां फंस गया, ऐसा बोलेगा रजिया गुंडों में फंस गई, है ना? दिक्कत हो जाएगी उसको। इधर ध्यान दो, इसको दोबारा सुनो बेटा, इधर ध्यान दो। मैंने सेम क्वेश्चन आपको बोला है। इफ ए हेल्दी पर्सन परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आफ्टर दैट amount of air which is expired from lungs and amount of air which is present in lungs respectively represent। भाई साहब जो एयर एक्सपायर्ड हो रही है क्या उसमें टीबी और आईआरबी नहीं है? और टीबी एंड आईआरबी इक्वल टू आईसी नहीं होता? और जो अंदर है वो ईआरबी और आरबी नहीं है? और ईआरबी और आरबी इक्वल टू एफसी नहीं होता? ऐसा मत करो डॉक्टर साहब, आंसर दो यार। एक क्वेश्चन और दूं? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? सुनो, कौन कहता हमारी बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं होते? होते हैं। नहीं, वो एक बात अलग है कि हम उनको आसान बहुत बना देते। शाबाश। सुनो इधर देखो, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। चलो आप मुझे इसका आंसर बताना नॉर्मल, फिर उसको बाद में नोट कराऊंगा, ठीक है? गौर से सुनना। ए हेल्दी पर्सन, सुना,
परफॉर्मिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फिर सुन लो, पहले कर रहा है फोर्सफुल इंस्पायरेशन और उसके बाद कर रहा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आफ्टर दैट amount of air which is expired from lungs, this is represent vital capacity, yes or no? अरे बिल्कुल सही है। पहले किया फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब आईआरबी को ले आया। वो आईआरबी अकेला नहीं आएगा मेरे बेटा, पहले कौन भी आएगा? टीबी, पहले कौन भी आएगा? ईआरबी, पहले कौन भी रहा होगा? आरबी। इसके बाद क्या कर रहा है वो? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। किसको भगा रहा है? ईआरबी को। क्या अकेला जाएगा? नहीं जाएगा। पहले किसको लेके जाएगा? आईआरबी को, फिर किसको? टीबी को, फिर खुद बाहर जाएगा। और हम जानते हैं वीसी इज इक्वल टू आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी। नहीं पता? अरे कोई समझ में तो आ रहा है? थोड़ा बहुत तो हाथ पल्ले पड़ रहा होगा। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं इसको। A healthy person performing क्या? Forceful expiration after forceful inspiration, volume of air which is expired from lungs referred to, भाई साहब फर्स्ट ऑप्शन एफसी, सेकंड ऑप्शन वीसी, थर्ड ऑप्शन आईसी, फोर्थ ऑप्शन ईसी। देखो अगेन फिर सुन लो, क्या किया है इसने? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। किसको लेके आया? बट इससे पहले कौन आ गया होगा? इससे पहले कौन भी आ गया होगा? और कौन भी रहा होगा? आरवी। भाई साहब क्या कर रहा है इसके बाद? वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन। किसको भगा रहा है? ईआरबी को। अकेला तो बाहर नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ईआरबी तो बाहर जाएगा जाएगा, बट पहले टीबी को भी लेके जाएगा और आईआरबी को भी लेके जाएगा। और इन तीनों को मिला के ही तो हम लोग नाम देते हैं वाइटल कैपेसिटी। नहीं आया है समझ? और नहीं आया है समझ? एक क्वेश्चन और लिखो, सुन रहा। सुनिएगा बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। A healthy person perform the function of forceful inspiration। क्या किया है उसने? After that, amount of air which is present in lungs, it is referred to VC, IC, TLC, NEC। TLC। अरे फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया ना, और किसको लेके आया? आईआरबी को। अकेला आएगा ना, पूरी बारात को साथ लेके आएगा। आईआरबी यदि आ गया तो टीबी भी होगा, ईआरबी भी होगा, और आरबी तो कभी जाता ही नहीं है। तो लंग्स कंप्लीटली फिल हो गया। और हम जानते हैं टीएलसी इज इक्वल टू आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी। अरे कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? बता दो मुझे, कोई दिक्कत हो तो। नहीं? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोलना जरा इसको। ए पर्सन परफॉर्म
फोर्सफुल क्या कर रहा है भाई? इंस्पायरेशन। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ एयर which is present in lungs। भाई साहब, ऑप्शन फर्स्ट टीएलसी, ऑप्शन सेकंड आईसी, ऑप्शन थर्ड ईसी, ऑप्शन फोर एनीथिंग, कुछ भी बना लो, वीसी। समझ गए? फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया ना, लंग्स को फिल कर लिया, आईआरवी को ले आया तो सारा ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? सुनना जरा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? और वो क्वेश्चन कौन सा है सुनना बेटा जी। सारे बच्चे लिखेंगे, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई साहब? फर्स्ट ऑप्शन, about EC। फर्स्ट ऑप्शन सुनिएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन performing forceful expiration after normal inspiration after that amount of air which is expired। ठीक है भाई साहब? सेकंड, मैक्सिमम एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम lungs। थर्ड ऑप्शन, एडिशन ऑफ टीवी प्लस ईआरवी। हाँ जी, ऑल ऑफ दीज ही है। नहीं आया समझ? और चलेंगे ऊपर की, रहने तो यही है।
और भी आ जाते हैं क्वेश्चन, बट ये लिमिट लास्ट है। मैक्सिमम एक्सपायर्ड मैंने बोला था ना, इसी का मीनिंग ही क्या है? मैक्सिमम एयर, जिसको हम लोग एक्सपायर्ड कर सकें। समझ में आ गया? तो एक तो टीवी और प्लस ईआरवी। मत करो बेटा ईआरवी को। जब मैंने एक चीज बोला, जब कोई डाटा नहीं है तो हम किसकी बात करते हैं? नॉर्मल। अभी समझ में आ गया? ठीक है। कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन में? पहले ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? वो क्या कर रहा है इंसान, बताना जरा मुझे। परफॉर्मिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले क्या किया उसने? इंस्पायरेशन, मतलब टीवी को लेके आया। यस और नो? अरे यार, अरे नहीं आया यार, रहने दो, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया ना, किसको ले आया? टीवी को। और पहले कौन भी आया होगा और कौन भी रहा होगा। अब इसको भगा दिया, अकेला थोड़ी जाएगा, साथ लेके जाएगा भाई। फेविकॉल का जोड़ है, नहीं छोड़ेगा इसको। टीवी भी गया और ईआरवी भी गया। यही तो इसी होता है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना? बताना, वो 2 स्टेटमेंट्स दूंगा, बताना वो दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, गौर से सुनना। ए हेल्दी पर्सन, ठीक है, परफॉर्मिंग एक्सपायरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है, सुना कि लिख दूं? लिख देता हूं, है ना? चलो इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन लिख लो। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एफसी। फर्स्ट सुनिए, परफॉर्म्ड एक्सपायरेशन आफ्टर forceful inspiration, after that present air in lungs। सुन लिया? अगला बी ऑप्शन, परफॉर्म्ड एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs addition of ERV plus RV all of these। नहीं आया समझे क्वेश्चन? किस किस को नहीं आया? हाथ पर खड़े करो, शर्माना नहीं। 1 2 और 3 4। सुनो, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, परफॉर्म एक्सपायरेशन फोर्सफुल इंस्पायरेशन। पहले क्या किया है उसने? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब भाई साहब किसको बाहर ले आया? वो आईआरवी को। मैं फर्स्ट ए को समझा रहा हूं अभी, है ना? आईआरवी को ले आया, तो कौन भी आया होगा? कौन भी आया होगा? और कौन भी आया होगा?
अभी उसने क्या किया है, एक्सपायरेशन। किसको भगा दिया, टीवी को। अकेला थोड़ी गया होगा, दोनों को ले गया। प्रेजेंट इन लंग्स, ये दो ही तो रहे, ईआरवी और आरवी, यही तो एफसी होता है। नहीं आया है समझ, नहीं आया है समझ डॉक्टर साहब? कुछ क्या चल रहा है पता है ना, मम्मी कसम खा, नहीं आया ना समझ, मुझे पता है। बट बेटा एक बात बोल दूं मैं आप लोगों को, है ना, यदि समझ में नहीं आया हो ना तो दोबारा पूछ लेना मेरे से, और फिर भी नहीं आया हो ना तो तीसरी बार और पूछ लेना मेरे से, और फिर भी नहीं आया हो ना चौथी बार और पूछ लेना, पांचवी बार और पूछ लेना, छठवीं बार और पूछ लेना, 10 बार पूछ लेना। बताऊं क्यों? कि डॉक्टर रविंद्र के अलावा कोई इनको समझा और नहीं सकता, गारंटी है मेरी। नहीं समझा सकता भाई, नहीं है पॉसिबल। ऐसा अभी अम्मी अब्बू ने जन्म नहीं दिया किसी बच्चे को जो पढ़ा दें। ओपनली कह रहा हूं, आप देख लेना, भले आप ऑनलाइन पढ़ के देख लेना, याद मुझे ही करोगे। ठीक है, सुनो इधर देखो, सेकंड को देखते हैं। क्या कर रहा है वो, एक्सपायरेशन। पहले क्या किया उसने, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में किसको लेके आया, आईआर भी थोड़ी आएगा, यहां टीवी आएगा। तो इससे पहले कौन भी आया होगा, इससे पहले कौन भी आया होगा भाई साहब। वो कर क्या रहा है अब, एक्सपायरेशन। टीवी को लेके आया था, टीवी को ही भगा रहा है। अंदर फिर कौन रह गया, ईआरबी और आरबी, एफसी तो होता है। नहीं आया है समझ, अरे नहीं आया है समझ। डॉक्टर साहब क्या चल रहा है कुछ, डॉक्टर साहब पे। चलो कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? तो यहां पे आके आपकी कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। इसके बाद बेटा मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उसके बाद पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है भाई साहब, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से अभी कह दो, श्योर? चलें आगे, देखो इधर। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो बेटा जी, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 5 मिनट का है बस। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा है। अरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग चीज है भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अलग चीज है। देखो बेटा जी इधर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है क्या, यहां ध्यान दो कि बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में एक बात मैं आपको बोल दूं, एनसीईआरटी लिखती है कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है ना, वो होता है भाई साहब सिंपल डिफ्यूजन से। और जब एनसीईआरटी से पूछते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, तो एनसीईआरटी कहती है कि जहां पर क्या हो, हाई प्रेशर एयर का वहां से मूव करती है जहां पर एयर का कैसा प्रेशर हो, लो प्रेशर हो। अब सुनिएगा जरा, मतलब बेटा एक बात सुनना जरा, कि मैं आपसे एक बात कहूं कि यदि गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, तो बेटा सिंपल डिफ्यूजन सिर्फ तब होगा जब गैसेस के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। एक का हाई होना चाहिए तो दूसरे का लो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब सुनिएगा बेटा जरा, एनसीईआरटी कहती है कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है ना, उसकी हमारी बॉडी में मेनली 2 साइट हैं, 2 जगह होता है भाई साहब। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
एक जिस जगह पर होता है या एक जो लेवल है उसका नाम है एल्वियोलाई, और सेकंड बेटा जो लेवल है वो कौन सा होता है? टिश्यू। एक बेटा एल्वियोलाई और ब्लड, और एक ब्लड से कौन? टिश्यू। टू साइड पर हमारी बॉडी में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। लेकिन एनसीईआरटी ने एक फिगर बनाया हुआ है जो बेटा एल्वियोलाई वाली साइड पर गैसियस एक्सचेंज को शो कर रहा है। कैसे कर रहा है? सुनना। एनसीईआरटी कहती है कि एल्वियोलाई की साइड पर यदि गैसियस एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है कौन? एल्वियोलाई। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। एनसीईआरटी कहती है और एनिमल टिश्यू भी कहता है कि ये जो आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लैट लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर से बना होता है। बोले तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और फिर एनसीईआरटी कहती है कि इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के सराउंडेड हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको बोलते हैं कैपिलरीज, क्योंकि ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज होती हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनिमल टिश्यू, ये जो ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल है जिसको आप लोग एंडोथेलियम बोलते हो, नहीं बोलते क्या? बिल्कुल बोलते हो। जब ये एपिथेलियम टिश्यू है तो नो डाउट इसके नीचे बेसमेंट सब्सटेंसेस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ये हो गए बेसमेंट सब्सटेंसेस। और एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई साहब, इधर ध्यान दो सारे के सारे बच्चे। ये जो है इसका नाम है एयर सैक ऑफ लंग्स। बट हकीकत में बोलूं तो आपको पता है कौन सा टिश्यू है? बोलो ना यार। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। पीछा नहीं छोड़ेगा। टिश्यू है ना, 2 दिन शांत बैठा रहा फिर आ गया, हर 3 दिन में आएगा ये, ऐसा इसका प्रॉमिस है मेरे साथ। अगला बेटा ये है आपकी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज भी लिख सकता हूं, है ना। और इसके बेटा मिड में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसका नाम है बेसमेंट सबस्ट्रेट बोल दो या सब्सटेंसेस बोल दो। और एनसीईआरटी कहती है कि इन तीनों को मिला के एयर सैक ऑफ लंग्स, बेसमेंट सब्सटेंसेस एंड एंडोथेलियम, इन तीनों को मिला के एनसीईआरटी एक नाम देती है। इसको बोलती है बेटा रेस्पिरेटरी सरफेस। एनसीईआरटी इसको एक और नाम देती है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन सरफेस। ओ बेटा,
इसी को बोलते हैं एक्सचेंज सरफेस। और जब एनसीईआरटी पेज नंबर 271 आप रीड करेंगे तो एक डाटा एनसीईआरटी ने और दिया हुआ है, और एनसीईआरटी कहती है कि यदि मैं इस बेसमेंट सब्सटेंसेस, एयर सैक ऑफ लंग्स और एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स की विड्थ निकालूं, या मैं इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की या रेस्पिरेटरी सरफेस की या डिफ्यूजन सरफेस की मैं विड्थ निकालूं, तो इसकी जो विड्थ होती है यहां पर लिख देता हूं बेटा, वो लेस देन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होती है 1 mm। 1 mm से भी क्या होती है ये कम। किसकी विड्थ? रेस्पिरेटरी सरफेस की। मतलब इन तीनों को मिला के ये जो वैल्यू है ये 1 mm से भी क्या होती है कम। अब बेटा सुनना, एनसीईआरटी अगला क्या लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि यही वो सरफेस है जहां से O2 कहां आ रहा है, एल्वियोलाई से ब्लड में, और CO2 ब्लड से कहां जा रहा है, एल्वियोलाई में। मतलब इसी सरफेस पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या डिफ्यूजन हो रहा है। और एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डिफ्यूजन की जो रेट है ये 3 सबस्टेट पर डिपेंड करती है, 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले तो ये डिफ्यूजन की रेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पर डिपेंड करेगी कि भाई गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। सेकंड, डिफ्यूजन की रेट इस बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम और एयर सैक ऑफ लंग्स, या ऐसे कह दूं कि डिफ्यूजन की जो रेट है ना वो रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस पर भी डिपेंड करती है। यदि इसकी थिकनेस हो गई ज्यादा तो डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, कम। नहीं आई बात समझ में। और तीसरा, एनसीईआरटी कहती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे O2 का CO2 से कंपैरिजन करें तो CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स क्या होती है, मोर। क्यों होती है बताएगा मुझे कोई? क्योंकि CO2 एपोलर होता है। पोलर, पोलर, एपोलर, नॉन पोलर। अरे नॉन पोलर चीजें जल्दी से सॉल्युबल हो जाती हैं, नहीं पता आपको? आपकी सेल मेम्ब्रेन से पहले कौन गुजरता है, O2 की CO2? वो सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेलेक्टिव परमेबल होती है ना। O2 पहले निकलेगा कि CO2? CO2। अरे पता नहीं आपको, लिपिड बाइलेयर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, भूल गए? पोलर चीजों को इतने इजीली से गुजरने नहीं देता। हाइड्रोफोबिक पाइप, अरे नहीं पता क्या? अरे वाटर को गुजरने देता है क्या हाइड्रोफोबिक? क्यों? वो पोलर है। यार डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? हैं? पेज नंबर 127, सेल मेम्ब्रेन। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, मजा नहीं आ रहा है इससे तो। ये पता है ना सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या है? मतलब कुछ सबस्ट्रेट के को इजीली गुजर जाने देती है, किसी को नहीं गुजरने देती। आपने लिपिड बाइलेयर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लिपिड के 2 पार्ट्स पढ़े कि नहीं पढ़े? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। आप उसको हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक मत समझो, आप उसको समझो पोलर और नॉन पोलर से। H2O कैसा होता है? पोलर। H2O पोलर होता है बेटा, तो हाइड्रोफिलिक से तो वो इजीली अटैच हो जाता है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट से वो नहीं निकल पाता। फिर वो बेटा कैरियर प्रोटीन्स को खोजता है, पता है ना आपको? यार पोलर और नॉन पोलर ये तो डिपेंड उस पर करता है, डाइपोल मूवमेंट पे। ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है। अरे नहीं बेटा, वो मेरी बात सुन ले, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुन लो। मैं बिल्कुल श्योर हूं मेरे कॉन्सेप्ट्स को लेके।
पोलैरिटी जो होती है ना, वो डायपोल मोमेंट का टॉपिक है। मुझे इतना याद है कि जो CO2 होता है ना बेटा, इसमें sp2 संकरण होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है केमिस्ट्री में। ये नॉन पोलर होता है भाई साहब, तो ये नॉन पोलर चीजें इजीली निकल जाती हैं बेटा। तो O2 पोलर है ना, तभी तो क्रॉस नहीं हो रही इजीली यार। O2 मैं बताता हूं, सुनो। डाइपोल मोमेंट्स आप पढ़ोगे ना, जैसे CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी एपोलर होता है, मुझे पता है। अब इन 2-3 चीजों का तो मुझे पता है भाई। O2 लेकिन पोलर होता है, ये मैं कंफर्म हूं, वो केमिस्ट्री वाले सर आपको बता देंगे। CO2 नॉन पोलर होता है और O2 कैसा होता है, पोलर होता है, वो बता देंगे आपको, ठीक है, बता देंगे बेटा। इधर ध्यान दो, मतलब सुनिएगा जरा, इतना आप याद रख लो कि जो डिफ्यूजन का रेट है, इधर ध्यान दो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये किस किस पे डिपेंड करता है, इधर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 में लिख देता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी कौन सरफेस। सेकंड, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल solubility of gas। फॉर एग्जाम्पल, CO2 की solubility ज्यादा होती है O2 के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स मोर। और बेटा थर्ड पॉइंट, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। समझ में आ गया इतना? इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है बेटा गैसियस एक्सचेंज या कौन डिफ्यूजन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सुनना बेटा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इतना बेहतरीन टॉपिक है, जितना बेहतरीन आपका ब्रीदिंग का मैकेनिज्म था और जितना बेहतरीन आपकी लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी थे बेटा। और ये टॉपिक और यदि हो गया फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आधा मिनट का बस फिर लेक्चरबाजी करनी है, वो मैं कर लूंगा आराम से, ठीक है। सुनो देखो इधर, नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है, ध्यान दो, परेशान हो गए क्या? मजा आएगा पढ़ के। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कोई बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। देखिए बेटा इधर जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बेटा आप 2 गैसेस के बारे में पढ़ोगे। एक तो आप लोग पढ़ोगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और एक आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। पहले बेटा मैं आपको O2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगा। हमारी बॉडी में बेटा O2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है,
कैसे O2 हमारी बॉडी की हर एक सेल्स को पहुंचती है, सुनिएगा बेटा जरा। O2 के ट्रांसपोर्टेशन की यदि मैं आपसे बात करूं बेटा, तो O2 का ट्रांसफॉर्मेशन 2 वेज में होता है। एक पैरामीटर बेटा 3% वाला और एक पैरामीटर बेटा 97% का। अप्रोक्सीमेट 3% जो बेटा O2 है, जैसे ये तो आपको पता है कि गैसेस बेटा ब्लड के साथ ही ट्रांसपोर्ट होंगी, और ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट जिसमें सेल्स होती हैं, और एक कौन, प्लाज्मा। पढ़ा है ना आपको? सुनना बेटा, अप्रोक्सीमेट 3% O2 तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर सेल्स तक पहुंच जाती है। मतलब 3% कैसे होगा? डिसॉल्व इन प्लाज्मा। और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 97 O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है बेटा बाई हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जब बात आ गई तो अब पूरा ध्यान यहां रखना। मैं बेटा O2 का ट्रांसपोर्टेशन शुरू करूंगा और O2 का ट्रांसपोर्टेशन किससे पढ़ाऊंगा? हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन बेटा कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक आपकी समझ में आया कि नहीं आया? सुनो बेटा, हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा O2 को, उससे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है हम ये जान लें कि हीमोग्लोबिन खुद क्या है। सुनिएगा बेटा, यदि मैं आपसे इस हीमोग्लोबिन की बात करूं, किसकी बेटा? हीमोग्लोबिन की, तो इस हीमोग्लोबिन के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। बेटा मैं इसको यूं पढ़ा रहा हूं, पता है क्योंकि इससे फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाएगा। एक तो बेटा हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है जिसको आप लोग कहते हो हीम, और इसके अंदर सेकंड जो पार्ट होता है वो बेटा प्रोटीन होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबिन। हीम पार्ट क्या है, ग्लोबिन पार्ट क्या है? देखो बेटा थ्योरी पढ़ाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा ध्यान रखना, मस्ती से समझा दूंगा। इधर सुनो, इतना आपको बता देता हूं बेटा कि मैं एडल्ट के यदि हीमोग्लोबिन की बात करूं, हमारे हीमोग्लोबिन की बात करूं, तो हमारे ये जो ग्लोबिन पार्ट है ना, इसके अंदर बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना बेटा, इनका मैं आपको क्लासिफिकेशन करूं तो इसमें बेटा 2 तो होती है अल्फा और 2 कौन होती हैं? बीटा। सुनना बेटा जी जरा, अब ये कैसे प्रेजेंट होती हैं देखो जरा इधर। अब ये हीम क्या होता है, इधर ध्यान देना, सुनिएगा बेटा जरा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। इधर ध्यान दो बेटा, ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करी है ना, ये मान लीजिए बेटा हीमोग्लोबिन है, और ये जो अपर चेन है ना बेटा, इनका नाम है बीटा। क्या नाम है इसका बेटा? बीटा। दोनों बीटा चेन है। और नीचे बेटा ये मैंने जो चेन ड्रॉ करी है, ये कौन सी चेन है आपकी? अल्फा। ये भी कौन है? अल्फा। ठीक है। ये जो 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना बेटा, इनके सेंटर में, हर एक के सेंटर में बेटा इस तरीके से एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग बोलते हो हीम पार्ट।
ये बेटा हीम, क्या नाम है इसका? हीम पार्ट। और ये भी कौन? हीम। मतलब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 ही तो हीम पार्ट होते हैं और 4 ही होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। लिख भी देता हूं बेटा, ये कौन है? हीम। यदि बेटा मैं आपको एक हीम की स्ट्रक्चर पढ़ाऊं तो इस एक हीम की स्ट्रक्चर में 4 पोरफायरिन रिंग होती हैं। कितनी? 4। जैसे कैसे मैं बताऊं आपको? 1 2 3 एंड 4। और जो 4 जो पोरफायरिन रिंग है ना, इनके बिल्कुल सेंटर में एक कौन प्रेजेंट होता है? आयरन। यहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा? आयरन। यहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा? आयरन। और यहां पर भी कौन प्रेजेंट होगा? आयरन। एक हीम की बात करो तो एक हीम के अंदर 4 पोरफायरिन क्या होती हैं? बोलो बेटा, रिंग्स। और इन पोरफायरिन रिंग्स के बिल्कुल सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? Fe+2। समझ में आ गया आपको? अब बेटा इधर ध्यान दो। अब होता क्या है? ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, मतलब एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 4 ही हीम पार्ट, और एवरी हीम पार्ट मेड अप ऑफ 4 पोरफायरिन रिंग एंड 1 Fe+2 आयन। बेटा क्या होता है, सुनिएगा जरा, कि ये जो Fe+2 है ना, इस Fe+2 से बेटा बॉन्ड तो बनता नहीं है। इस Fe+2 से लूजली बाइंड हो जाती है कौन? O2। कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? ओनली लूजली अटैच है। बेटा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये इतनी डेंस होती हैं कि इस O2 को इस हीमोग्लोबिन से बॉन्ड तो बनाने ही नहीं देती। मैं इसको क्यों गौर देके पढ़ा रहा हूं, अभी समझाऊंगा। ऐसे बेटा इस Fe से कौन अटैच होगा? O2। यहां भी कौन अटैच होगा? O2। और बेटा यहां भी कौन अटैच होगा? O2। मतलब 1 molecule of hemoglobin can be transport 4 molecule of O2। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ बेटा? सुनिएगा जरा, एनसीईआरटी की अगली लाइन क्या कहती है? एनसीईआरटी की अगली लाइन लिखती है कि 1 molecule of hemoglobin can be क्या? ट्रांसपोर्ट 4 molecule of O2। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? अब मन में एक सवाल आता है, सर कैसे? ये तो बात हमने डायग्राम से समझ ली कि हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल O2 को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सुनिएगा बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब ये हीमोग्लोबिन और इससे O2 होती है बाइंड, और जब इस हीमोग्लोबिन से O2 बाइंड होती है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है HbO2। अब आप सुनो बेटा, पूरा ध्यान यहां दो। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने यहां पर 4O2 को ऐड क्यों नहीं किया है। हकीकत में आप मान लो बेटा कि 4O2 ही होती हैं, बट समझाने के लिए हम क्या बोल देते हैं? Hb+O2 इक्वल टू HbO2। समझ में आ गया?
और ये जो HbO2 बना है ना बेटा, इसी का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही बेटा वो सबस्ट्रेट है जिसके फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी के अंदर O2 क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट। हमारी बेटा बॉडी में फ्री O2 नहीं है, वो HbO2 की फॉर्म में ही होती है। जहां हमारे HbO2 को लगता है ऑक्सीजन की कमी है, वहां पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और O2 को दे देता है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो ना बेटा? अब आप मुझे एक बात बताओ कि Hb से O2 का बनना या Hb से O2 का जुड़ना और HbO2 का बनना, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? O2 का जुड़ना ऑक्सीडेशन। बट सुनना बेटा कि ना तो ये ऑक्सीडेशन है और ना ये रिडक्शन है। मैं क्या है बेटा? इधर सुनो कि यदि मैं आपको हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बताऊं तो इस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में भी जो Fe है ना, वो +2 स्टेट में ही मिलता है, और इस HbO2 के अंदर भी Fe जो है वो +2 स्टेट में ही मिलता है। यदि ऑक्सीडेशन हुआ होता तो +2 से क्या हो चुका होता? +3। मतलब बेटा Hb plus O2 is equal to HbO2. I am openly say this is not result of oxidation. यहां बिठा लो, ये ऑक्सीडेशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है फिर? और एक बात बताओ, हमको क्या पता है +2 स्टेट में होता है? क्या पता आप झूठ बोल रहे हो? सुनो, अभी प्रूफ भी करूंगा, रुको थोड़ी देर। पहले एक बात बता देता हूं कि ना तो ये ऑक्सीडेशन है और ना ही ये रिडक्शन है। इसका नाम होता है ऑक्सीजनेशन। सुनिएगा बेटा, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये बेटा केवल क्या है? लूजली बाइंड है। अब सुनिएगा जरा 1 सेकेंड। यदि मान लो आपके कहने से मैं मान लूं, ये हटाओ हाथ तो समझ नहीं आएगा। मान लो आपके कहने से मैं मान लूं कि HbO2 ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है। ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है, इसका मतलब Hb और O2 के बीच में बॉन्ड बन चुका होगा। यस और नो? बन चुका हो, नहीं बन चुका होगा? बिल्कुल बना होगा। और क्या HbO2 को ऐसा ही रहना है? नहीं, जहां O2 की कमी है वहां इसको ब्रेक डाउन भी तो होना है ना। और यदि इनके बीच में बॉन्ड बना होगा तो ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं कि बॉन्ड को तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी का यदि नीड हुआ तो प्रोसेस एक्टिव होगा। जबकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैसियस एक्सचेंज, गैसियस जो डिफ्यूजन वो है ट्रांसपोर्टेशन, वो डिफ्यूजन से होता है। और डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है? पैसिव। नहीं आई बात समझ में? अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूं कुछ समझ तो आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? डॉक्टर साहब रिपीट कर रहा हूं, सुनो। मैं इस चीज को प्रूफ कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं बेटा, चलो मैंने आपके कहने से 1 मिनट में मान लेता हूं कि HbO2 इज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यदि यह ऑक्सीडेशन है तो यह आप मेरी इस बात से आप एग्री होंगे कि Hb और O2 के बीच में बॉन्ड बनेगा। यस और नो? और Hb और O2 के बीच में यदि बॉन्ड बना तो HbO2 को ऐसा तो रहना नहीं है। जहां कहीं हमारी बॉडी में O2 की कमी है वहां इसको ब्रेक डाउन भी तो होना है ना। और यदि बॉन्ड बना होगा तो ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बॉन्ड का बनना, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, बट जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अकॉर्डिंग टू यू एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब गैसियस डिफ्यूजन
या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव प्रोसेस है? जबकि हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यार कि गैसों का जो एक्शन है वो तो डिफ्यूजन से होता है, और डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस होता है? पैसिव। नहीं आया समझ? बस यही समझा रहा हूं, कुछ नहीं आया समझ, इतना याद रख लो, ये ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, ये कौन है? ऑक्सीजनेशन। कोई दिक्कत? अब सुनना बेटा एनसीईआरटी आगे क्या कहती है। एनसीईआरटी बोलती है भाई साहब कि हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी बताती है हीमोग्लोबिन की और O2 की कि अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, कितना? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये इजीली 1.34 ml O2 का क्या कर देता है? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml O2 को कैरी कर सकता है? 1.34 ml O2 को। एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है भाई साहब हमारी बॉडी का जो 100 ml ब्लड है, ईच 100 ml ब्लड, हर एक जगह का 100 ml ब्लड में अप्रोक्सीमेट 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यह एनसीईआरटी का फिगर चल रहा है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेड 1.34 ml O2 एंड 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई साहब हमारा जो 100 ml जो कौन है? ब्लड, 100 ml ब्लड, वो कितना ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है? बताओ ना मुझे जरा। ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई यार। देखो इधर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कर रहा है? 1.3 ml का। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ब्लड कितना ml O2 को कैरी कर सकता है? 1.34 ml इंटू 15। यस और नो? तो इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑफ O2। और बेटा ये जो तीनों के तीनों जो डाटा है ना, इनको इस कदर याद कर लेना कि जिंदगी में कभी मत भूलना। इतने क्वेश्चनों की भरमार होने वाली है अभी आगे, आप उम्मीद नहीं लगाओगे। इतना समझ में आ गया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml O2 को कैरी करता है। आगे 100 ml ब्लड 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। देन 100 ml हमारी बॉडी का कोई भी जगह, यहां एनीथिंग, 100 ml जो ब्लड होता है ना, उसके पास में 12 ml कौन होती है? O2। 100 ml ब्लड में 20 ml O2। ठीक है ना? अब सुनना बेटा जरा इधर देखो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में कर्व बनाया हुआ है और उस कर्व का नाम है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व। पूरा ध्यान रखना बोर्ड पर, टॉपिक जाएगा बाउंसर। और 10 मिनट यदि मुझे सुन लिया तो काय के बोर इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, बोर इफेक्ट जैसा तो हमारी बॉडी में। देखो इधर एनसीईआरटी में एक फिगर है, वो फिगर क्या कहता है? इधर ध्यान दो बेटा। उस फिगर में क्या कर रखा है बेटा? जो एक्स एक्सिस है इस पर लिया हुआ है एनसीईआरटी ने पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और ये जो वाई एक्सिस है ना, इस पर ले रखा है बेटा परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? अभी मैं आपको बता दूंगा। मतलब सैचुरेटेड का मतलब है Hb से O2 जुड़ चुकी है और क्या बन चुका है? HbO2।
हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन से मतलब है कि H से O2 बाइंड हो चुकी है और HbO2 बन गया है। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कर्व है ना, इसके बेटा दोनों नाम हैं। ये कर्व आपके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन को भी शो करती है, और बेटा यही कर्व किसको शो करती है? डिसोसिएशन को। कैसे करती है सुनिएगा बेटा जरा, मैं आपको एक बात बताऊंगा। एनसीईआरटी कहती है कि जब O2 का पार्शियल प्रेशर और इधर परसेंटेज हीमोग्लोबिन मतलब जो सैचुरेटेड हो चुका है, इसके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ग्राफ है ना वो हमको सिग्मॉइड कर्व का मिलता है। सिग्मॉइड कर्व से क्या लेना देना है बेटा? 3 एग्जैक्ट फिगर है, उनको याद रखना। एनसीईआरटी कहती है कि जब भाई साहब O2 का पार्शियल प्रेशर होता है 20 mm ऑफ Hg, कितना होता है? 20 mm ऑफ Hg। तो 20 mm ऑफ Hg पर अप्रोक्सीमेट 25% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? सैचुरेटेड। मतलब हमारी बॉडी में जहां कहीं O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 20, तो उस पर बेटा सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 बना हुआ तो कितना होगा? 25%। ब्रेकडाउन कितने का हो गया होगा? 75%। नहीं आई बात समझ में? इसलिए मैंने बोला है कि एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों को एक्सप्लेन करता है। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि जहां पर कहीं PO2 कितना है? 30, उस 30 पर अप्रोक्सीमेट 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? सैचुरेटेड। मतलब 50% कौन होता है? HbO2। तो 50% HbO2 टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी आगे एक और फिगर लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि जहां कहीं पर PO2 है 40, उस जगह पर सैचुरेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो होता है 75%। तो बेटा ब्रेकडाउन कितने का हो चुका होगा? 25 का। यस और नो? और एनसीईआरटी लास्ट एक डिजिट लिखती है कि भाई साहब जब PO2 हमारा हो जाता है 100, तो इसे 100 पर जो सैचुरेशन होता है वो होता है 97%। 100% नहीं होता, बिकॉज आपको पता है ना। समझ गए? कोई दिक्कत? अब सुनो, इधर देखो जरा, फिर एक बार सुन लो कि PO2 यदि 20 है तो HbO2 इन फॉर्म तो कितना मिलेगा? 25%। ब्रेकडाउन कितने का हो गया होगा? 75%। अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। जहां पर PO2 है 30, वहां पर सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कितना है? 50%। तो 50% का क्या हो चुका है? ब्रेकडाउन। जहां पर 40 है वहां पर सैचुरेटेड कितना है? 75%। तो ब्रेकडाउन कितने का हो चुका है? 25 का। और मान लो बेटा 100 पर कितना हो रहा है? 97%। अब सुनिए जरा, यदि बेटा मैं सिग्मॉइड कर्व को, ये कैसा कर्व है पहले मैं लिख देता हूं, सिग्मॉइड कर्व। इस सिग्मॉइड कर्व को बेटा जी मान लीजिए मैंने इस सिग्मॉइड कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होना इस कर्व को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर ध्यान दो। इस कर्व को यदि मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, इससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है? देखो जरा कि पहले 20 पर कितना हो रहा था? 25%। अब आप देखो 25% आपको 20 से पहले ही मिल रहा है। यस और नो?
50% जहां पहले किस पर हो रहा था, 30 पर, वो आपको 30 से कहां मिल रहा है पहले। मतलब यदि ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो हमको O2 के कम प्रेशर पर ही ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाता है, HbO2। क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट होना इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड O2 इंक्रीज हो गई है? यस और नो? फिर सुनो, यदि ये कर्व लेफ्ट साइड जा रहा है तो कम PO2 पर ही जितना पहले सैचुरेशन हो रहा था उतना सैचुरेशन हो रहा है। यह कब पॉसिबल है? कि जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी O2 के लिए क्या हो गई हो, इंक्रीज। नहीं आई बात समझ में? मतलब इस कर्व का लेफ्ट साइड शिफ्ट होना इस चीज को शो करता है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 क्या हो चुकी है, इंक्रीज। मान लो बेटा ये कर्व किसी भी रीजन से कहां चला गया, राइट साइड में, तो आप सोचो कि कहां तो 20 पर ही कितना हो रहा था, 25, अब 25 अप्रोक्सीमेट किस पर हो रहा है, 30 पर। मतलब अब उतने ही हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए हमको ज्यादा PO2 की क्या पड़ रही है, नीड। ये कब पॉसिबल है? जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी O2 के लिए डिक्रीज हो गई हो। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आया समझ? सुनना बेटा, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि CO2 की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है O2 के कंपैरिजन में। मतलब CO2 O2 से पहले हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। समझ रहे हैं आप? मतलब O2 और CO2 इन दोनों में से यदि किसी को बाइंड होना है हीमोग्लोबिन से तो पहले कौन बाइंड हो जाएगी, CO2। अब मान लो बेटा आपकी बॉडी में यदि मैं CO2 का लेवल बढ़ा दूं तो ये जो कर्व है ना, ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि CO2 किससे बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से। तो O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो नहीं पाएगा, और जब बाइंडिंग एफिनिटी हो जाए डिक्रीज तो कर्व कहां जाता है, राइट साइड। यही तो बोर इफेक्ट होता है। नहीं आया समझ? यार देखो, फिर सुनो एक बार, यदि ये सिग्मॉइड कर्व राइट साइड जा रहा है, ये किसको शो करता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी O2 के लिए क्या हो रही है, डिक्रीज। ये लेफ्ट साइड यदि जा रहा है तो हीमोग्लोबिन की O2 के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। अब मान लो मैंने आपके ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ा दिया, तो CO2 के लेवल बढ़ने से CO2 पहले बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से। क्या हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड करने के लिए फ्री रहेगा? नहीं। तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ CO2 व्हेन द सिग्मॉइड कर्व शिफ्ट राइट साइड, दिस इज बोर इफेक्ट। नहीं आया समझ? अभी भी नहीं आया? रटाऊं? यार मुझे ना, आप कभी कभी ऐसी निगाह से देखते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई क्राइम तो नहीं कर रहा। एक बार और बताऊं दोबारा? चलो देखो इधर, उस बात को लिख लेते हैं। कौन सी बात को? इधर देखो, ये जो सिग्मॉइड कर्व है ना, ये कहां जा सकता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है। लेफ्ट साइड क्या लिख दिया मैंने यार, मेरा खुद का ही हाथ काम नहीं कर रहा।
लेफ्ट साइड शिफ्ट, और एक मैंने कहां कर दिया, राइट साइड शिफ्ट। बोलो बताओ मुझे जरा, यदि ये हो रहा है लेफ्ट साइड शिफ्ट, किसको शो कर रहा है, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू O2 क्या हो रही है, इंक्रीज। नहीं आया समझ? और भाई साहब यदि एक कर्व चला गया राइट साइड, देन बोलो ना, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ HB टू नो O2 क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब देखो जरा कौन कौन बेटा वो फैक्टर हैं जो इस कर्व को राइट साइड लेके जा सकते हैं। मैं बताता हूं बेटा, ये कर्व राइट साइड कब कब जाएगा, जब बेटा एक तो PO2 खुद क्या हो जाए, कम। भाई PO2 खुद ही कम हो गया तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कौन करेगा, एफिनिटी डिक्रीज हो गई ना। या फिर बेटा कौन बढ़ जाए, CO2, यस और नो। और यदि CO2 के बढ़ने से राइट साइड जा रहा है ना, इसी को बोर इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? अगला सुनिएगा, इसके अलावा बेटा यदि H+ को इंक्रीज कर दें तो भी कहां जाता है, ये राइट साइड। बताऊं क्यों? H+ की भी बेटा बाइंड होने की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है O2 के कंपैरिजन में। यदि H+ है ज्यादा तो मैं ये कह दूं ना कि pH जितना कम होगा, अरे H+ जितना ज्यादा pH उतना कम। मैं एक बात बोलूं, यदि एक आदमी को लेमन का जूस पिला दो, है ना, डाइजेशन से लिंक कर रहा हूं मैं इसको, बस क्वेश्चन तो मैं कल कराऊंगा। एक आदमी को लेमन जूस पिला दिया, सिग्मोइड कर्व कहां जाएगा? लेमन जूस पिलाया, H+ दे दिया, H+ दे दिया, कहां जाएगा, राइट साइड। समझ में आ गया? ठीक है, इधर देखो। अगला मान लो बेटा मैं क्या बढ़ा दूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ाता हूं ना तो हीमोग्लोबिन डीनेचर होने लगता है। अब हीमोग्लोबिन डीनेचर होगा ना तो O2 से बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं। तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी कर्व कहां जाता है, राइट साइड। और एक और है बेटा जिसको आप बॉटनी के अंदर पढ़ोगे प्लांट रेस्पिरेशन में, उसका नाम है 2,3-DPG, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बेटा वो फैक्टर्स हैं जो इस कर्व को कहां लेके जाते हैं, राइट साइड में। और इनका यदि अपोजिट हो गया तो एक कर्व कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में। एक क्वेश्चन कर दोगे लास्ट, फिर चलेंगे। सर 5 मिनट्स और प्लीज। देखो इधर एक क्वेश्चन कराऊंगा। H+ जितना ज्यादा होता है ना बेटा, pH उतना ही कम होता है। बिकॉज हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव जो लॉगरिथम होता है ना, उसको pH बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, H+ जितना ज्यादा होता है ना, pH उतना क्या होता है, कम। बस ये ध्यान रख लो। एक क्वेश्चन करोगे फिर आप घर जाओगे। सुनो इधर देखो बॉयज, मान लो मैंने एक कर्व बना दिया और एक पर लिख दिया A और इस पर लिख दिया B, ठीक है। और 4 ऑप्शन लिख देता हूं, जल्दी लिख ऑप्शन, दिमाग मत खराब कर, ठीक है ना। आंखें निकाल रहा हमारी साइड। A को लिख दिया वेन, B को लिख दिया आर्टरी। सेकंड, A को लिखा मैंने आर्टरी और B को मैंने लिखा वेन। थर्ड ऑप्शन, A को भी लिखा आर्टरी
और बी को भी मैंने लिखा आर्टरी। 4, ए को लिखा मैंने वेन और वी को भी लिखा मैंने वेन। बताओ भाई साहब, श्योर? भाई साहब, आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। ओ भाई साहब, ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 का लेवल ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड बोले तो CO2 का लेवल ज्यादा। CO2 का लेवल ज्यादा तो कर्व कहां जाएगा? राइट साइड। और वेन जो होती है वो मोस्टली कौन सा ब्लड कंटेन करती है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब ए होगा वेन और बी होगा आर्टरी। अरे नहीं आया समझ? अब मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कल कराऊंगा, इसको आप पढ़ के आना। थैंक यू सो मच।